नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चैत्र नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और पहले ही दिन शनिवार को लोगों ने सुबह से ही अपने घरों में कलश स्थापित किया और मां दुर्गा की आराधना प्रारंभ कर दी गई। मंदिरों में नवरात्रि की तैयारी कई दिनों पहले से ही शुरू की जा चुकी है। तो वहीं नवरात्रि के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बलरामपुर में आदि शक्ति मां पाटेश्वरी देवी पाटन शक्तिपीठ में सुबह पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री पीठ परिसर स्थित गौशाला पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चारा खिलाया। पूजा अर्चना और गौ सेवा के बाद वो सुबह 9:30 बजे संचारी रोग दस्तक अभियान की शुरुआत करने के लिए भवानियापुर स्थित हेलीपैड से जनपद सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हुए। बता दें कि इसके पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने भारतीय प्रतिपदा नवसत्वर 2069 नवरात्रि और चेटी चंद जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनके मंगलमय जीवन की कामना की है। राज्यपाल ने कहा है कि भारतीय काल गणना के अनुसार प्रतिपदा नवसंवत्सर में दिन ही सृष्टि की रचना हुई थी इसी दिन, और इस दिन से ही चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्र आरंभ होते हैं। नए साल में हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर विकास में भागीदार बने। बता दें कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चैत्र नवरात्र प्रकृति और शक्ति की उपासना का पर्व है। चैत्र नवरात्र से ही नववर्ष के पंचांग की गणना शुरू होती है। इस समय मौसम में परिवर्तन भी होता है, इसलिए धर्म और अध्यात्मक और ज्योतिष के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रों का खास महत्व माना जाता है। साथ ही उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए नवरात्र के धार्मिक अनुष्ठान करने की अपील की है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर ही शक्तिपीठ में दर्शन के लिए आते रहते हैं। नवरात्र के पहले दिन पूजा करने के लिए वो शुक्रवार को ही यहां पहुंच गए थे। यहां पर रात्रि विश्राम किया और सुबह पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को सिद्धार्थनगर जिले के विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा के शुभारंभ करने पहुंचे। दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो सबसे पहले सिद्धार्थनगर में आए हैं और इस कारण जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह दिखा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की जनता अगर स्वस्थ रहेगी तभी प्रदेश आगे बढ़ेगा। कहा यह भी गया कि कोई भी ग्रामीण सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहेगा। उसे अप्रैल महीने में 3 बार सरकारी राशन मिलेगा। बता दें कि उन्होंने कहा कि गरीबों को योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार काम कर रही है। सरकार इसमें पीछे नहीं है। सरकार हर गरीब को आवास और योजनाओं का लाभ दे रही है। विपक्ष के लोग सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। तो वहीं विशेष संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कार्य करने वाले 12 विभागों में तैयारी की गई। इस पखवाड़े के अंतर्गत मच्छर जनित और जल जनित बीमारियों की रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। इस कार्यक्रम स्थल पर 30 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसे सीएम योगी ने बारी बारी से देखा। इस पखवाड़े में स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, बाल विकास और पुष्टाहार विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण, बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और उद्यान विभाग के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। सीएमओ डॉक्टर ए के चौधरी ने भी बताया है कि विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा में 12 विभागों को कार्य सौंपा गया है। बता दें कि सीएम योगी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, सांसद जगदम्बिका पाल और पूर्व राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी, शिक्षक विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, विधायक श्याम धनी राही, पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष गोविंद माधव भी मौजूद रहे। और यूपी में पिछले साल संचारी रोगों और डेंगू के प्रकोप से हजारों की संख्या में बीमार पड़े लोग और बच्चों के चलते अब योगी सरकार ने 2 जिलों को चिन्हित कर विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि संचारी अभियान शुभारंभ के लिए यूपी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज फिरोजाबाद डीएम मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने अभियान के तहत विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई लगभग 1.5 दर्जन स्टॉल को देखा और साथ ही दिशा निर्देश भी दिए हैं। में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का प्रारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सिद्धार्थनगर जनपद में प्रारंभ किए हैं और हमने यहाँ फिरोजाबाद जनपद से इस रोग को नियंत्रण के लिए कार्यक्रम अभियान की शुरुआत किया है। पिछले वर्ष फिरोजाबाद जनपद में इस प्रकार के रोगों की बड़ी संख्या हुई थी, बड़ी संख्या में लोग बीमार हुए थे। सरकार ने प्राथमिकता की दृष्टि से फिरोजाबाद जनपद को तय किया है कि यहाँ पर किसी भी स्तर की कोई। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल दिल्ली दौरे पर पहुंची हैं।
पिछले 2 दिनों में वो पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत गुजरात के कई सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं। इसी के साथ ही आनंदीबेन पटेल के इन मुलाकातों और दिल्ली दौरे के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आनंदीबेन पटेल के दिल्ली दौरे पर राष्ट्रपति चुनाव और गुजरात चुनाव से उसे जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि न तो भाजपा खेमे ने की है और न ही आनंदीबेन पटेल के खेमे ने की है, लेकिन विशेषज्ञ उनके दिल्ली दौरे के यही मायने निकाल रहे हैं। बता दें कि इसी साल जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और राज्यसभा समेत देश के कई राज्यों में बीजेपी के पास पर्याप्त बहुमत की वजह से तय माना जा रहा है कि राष्ट्रपति भी सत्तारूढ़ पार्टी से ही होगा। इसी कारण वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को यहां दिल्ली दौरा ये खास माना जा रहा है। आनंदीबेन पटेल 20 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। राम नाईक का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही वो प्रदेश की राज्यपाल के पद पर आसीन हुई। इसके पहले भी वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी हैं। जनवरी 2018 में आनंदीबेन पटेल ओम प्रकाश कोहली की जगह मध्य प्रदेश की राज्यपाल बनी, जो सितंबर 2016 से अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। बता दें आपको कि इसके बाद वो अगस्त 2018 में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल बनी। उन्हें पूर्व राज्यपाल बलराम दास टंडन की अचानक मृत्यु के कारण अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई थी। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, जिसके बाद आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने 7 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया था। और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने राजनीति में बड़े संकेत दे दिए हैं। शिवपाल सिंह यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो कर लिया है। इसी के अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी फॉलो किया। शिवपाल सिंह यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को भी फॉलो किया है। इससे पहले शिवपाल सिंह यादव पीएम और सीएमओ को ही फॉलो करते थे और शिवपाल सिंह यादव अब इन नेताओं को पर्सनली फॉलो कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव के इस कदम से एक बार फिर से राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। इससे पहले चर्चा थी कि शिवपाल यादव ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। उसके बाद शिवपाल यादव बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले। सूत्र बताते हैं कि इटावा से दिल्ली जाने के दौरान शिवपाल ने पूर्व विधायक हरिओम यादव से भी मुलाकात की। तो इससे पहले विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया था। हालांकि ये भी कहा गया कि वक्त आने पर वो बोलेंगे। शिवपाल ने यह कहा कि मुख्यमंत्री से शिष्टाचार की भेंट हुई है। भविष्य के फैसले पर कहा कि वक्त आने पर यह बताया जाएगा। शिवपाल के इस रहस्यमय बयान से अब सियासी हलकों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। दरअसल बता दें आपको कि सपा के साथ गठबंधन करने के बाद शिवपाल को उम्मीद थी कि उनकी पार्टी के नेताओं को भी टिकट मिलेगा। उन्होंने करीब 25 नेताओं की सूची अखिलेश यादव को सौंपी। ये कहा गया कि जो भी जिताया हो उन्हें टिकट दे दें, लेकिन सपा ने सिर्फ उन्हें ही टिकट दिया। और प्रदेश की महिला कल्याण और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि आगरा को शीर्ष नेतृत्व ने 2-2 कैबिनेट मंत्री देकर सभी सीटें जीतने का पुरस्कार दिया है। आगरा पर्यटन नगरी है, यहाँ की समस्याएं हम जानते हैं। आगरा के विकास के लिए दोनों मिलकर काम करेंगे और आगरा की जनता के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हर वंचित कमजोर तबके के लोगों के लिए कल्याण के काम सरकार करेगी और इसी दिशा में हमें भी आगे बढ़ना है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य लखनऊ एक्सप्रेसवे से फतेहाबाद टोल पर पहुंची। उनके स्वागत का सिलसिला यहीं से शुरू हो गया और यहां पर वो रमाडा प्लाजा तक चली गई और इसके बाद आसपास के गांव के लोगों ने अपनी नेता का फूल बरसाकर स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गिरिराज कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। तो वहीं आगरा टूरिस्ट वेलफेयर चेंबर ने कैबिनेट मंत्री का फतेहाबाद रोड पर भव्य स्वागत किया है। इनमें चेंबर अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल, सचिव अनूप गोयल, आशीष माथुर, संतोष महेश्वरी, विशाल शर्मा और अन्य पदाधिकारियों के अलावा स्वीटी कालरा, रमेश वाधवा, सुरेश खन्ना, शबाना खंडेलवाल शामिल रहे। साथ ही आपको बता दें इन्होंने बुके भेंट किया बेबी रानी मौर्य को और स्वागत कर शुभकामनाएं दी।
और बात करेंगे सरोजनी नगर की, जहां सरोजनी नगर से विधायक राजेश्वर सिंह 2 स्कूलों को गोद लेंगे। उन्होंने 2 विद्यालयों को गोद लेने के लिए विधानसभा क्षेत्र वासियों से सुझाव मांगे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों को एक एक विद्यालय गोद लेने का अनुरोध किया था। सरोजनी नगर से बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह ने अब ट्वीट कर यूपी के शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी सुधार और कायाकल्प के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का अनुसरण करते हुए सरोजनी नगर क्षेत्र से एक नहीं बल्कि 2 विद्यालयों को गोद लेकर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रवासियों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल में कार्यभार संभालते ही शिक्षा समेत सभी क्षेत्रों में ध्यान देना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को सीएम योगी श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर कम साक्षरता वाले जिलों पर विशेष फोकस रखने का भी निर्देश दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के सभी प्राइमरी विद्यालयों को स्मार्ट सुविधाओं से लैस किया जाएगा। तो वहीं स्कूल चलो अभियान के तहत घर घर जाकर अभिभावकों से मिलकर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार से शुरू गेहूं खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की भी हिदायत दी और ये हिदायत देते हुए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी कि गेहूं खरीद के 72 घंटे के अंदर ही किसानों के बैंक खाते में भुगतान किया जाना चाहिए और प्रत्येक दिशा में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलना चाहिए। शुक्रवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गेहूं खरीद की प्रक्रिया आज से ही प्रारंभ हो रही है। ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को कोई समस्या ना हो। और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी का बछरवा कस्बे में मुख्य चौराहे पर भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि नंद गोपाल नंदी अपने गृह जनपद प्रयागराज जा रहे थे। मंडल अध्यक्ष प्रवेश वर्मा और भाजपा व्यापार मंडल अध्यक्ष सुनील सागर के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला और बुके भेंट करके उनका भव्य स्वागत किया। और उत्तर प्रदेश में सेंट्रल शिया वक्फ बोर्ड ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक और झटका दिया है। जानकारी के अनुसार बोर्ड ने रामपुर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान के कब्जे से अब शाही परिवार की वक्फ संपत्ति को छुड़ाकर उस परिवार को वापस कर दिया है। बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी ने यह अध्यक्षता करते हुए कहा और इस बैठक में उन्होंने कई अन्य फैसलों के तहत मौलाना कल्बे जव्वाद को लखनऊ की दरिया वाली मस्जिद का मुतवली बनाया है। और आपको बताते चलें कि आगरा स्थित मजार शहीद सालिस में भ्रष्टाचार के आरोपों में साबित होने के बाद यहां पर प्रबंध कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया है। इमामबाड़ा इकराउल में भी अनियमितताओं को लेकर मुतवली को हटाया गया और जबकि कानपुर में हाजरा बेगम की प्रबंधन कमेटी को बर्खास्त कर दिया गया। लखनऊ स्थित करबला मीर खुदाबख्श और तालकटोरा में वक्फ बोर्ड के सदस्य फौजी के खिलाफ शिकायतों पर चली जांच के बाद अब बोर्ड ने सर्वसम्मति से उन्हें मुतवली पद से बर्खास्त कर दिया है। आपको बता दें कि कार्रवाई के चलते वो बोर्ड बैठक में फौजी शामिल नहीं हुए। और बता दें कि आजम खान यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करने समेत तमाम मामले दर्ज हैं और इन सब में रामपुर लोकसभा सीट से सांसद पद पर रहते हुए रामपुर शहर सीट से विधानसभा चुनाव भी आजम खान ने लड़ा था, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। हालांकि आजम खान लगातार 10वीं बार इस सीट से विधायकी का चुनाव जीते हैं। गौरतलब है कि कोर्ट ने जेल प्रशासन की ओर से दी गई उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आजम खान को विधानसभा में शपथ ग्रहण के लिए ले जाने की अनुमति मांगी थी। आजम खान को इसके लिए इजाजत नहीं दी गई। और खबर सीतापुर से है, जहां पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। यहां पर सीतापुर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि दोनों गिरफ्तार युवकों के पास से एक साथ चोरी की बाइक भी बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों को चेकिंग के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो वहीं पूछताछ में अभियुक्तों ने यह भी बताया है कि चोरी की गई मोटरसाइकिलों की पहचान छुपाने के लिए उनके नंबर प्लेट और कई चेंजेस किए गए थे और बिना लिखा पढ़ी के कम दामों में ये बाइकों को बेचा करते थे। कोतवाली पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ अपराध पंजीकृत कर उन्हें जेल भेज दिया है। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की इंद्रापुरम पुलिस ने एक मॉल स्थित एक स्पा सेंटर में छापेमारी की। छापा मारकर अनैतिक देह व्यापार के
केसेस सामने आए, जहां पर आरोपी 5 पुरुष और 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों की पहचान नितिन, राशिद, अजय कुमार, कुणाल और अंकित के तौर पर हुई है, जबकि 4 महिलाओं की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्षेत्राधिकारी इंद्रापुरम अभय कुमार मिश्रा ने बताया कि स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक देह व्यापार बढ़ावा दिया जा रहा था। पुलिस ने यह भी बताया है कि स्पा सेंटर का मालिक राजकुमार छापेमारी के समय मौजूद नहीं था। पुलिस ने मसाज सेंटर को सील कर दिया है और एडिशनल एसपी सिटी मजिस्ट्रेट द्वितीय निखिल चक्रवर्ती ने बताया है कि महागुन मॉल के बेसमेंट में एक स्पा सेंटर में देह व्यापार का यह काम चल रहा था, जहां पर शिकायत मिली थी और इस संबंध में एक वीडियो भी पुलिस के हाथ लगी थी। शिकायत और वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच की और इस जांच में सूचना सही मिलने पर कौशांबी और इंद्रापुरम थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए स्पा सेंटर में छापा मारा है। इस दौरान 2 जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में मिले और आपको बता दें कि टीम ने मौके से नितिन निवासी मंडावली, जो कि दिल्ली से हैं, राशिद अलवी और अजय कुमार और कुणाल कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही आपको बता दें कि इंद्रापुरम समेत 4 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। स्पा सेंटर में दिल्ली और गाजियाबाद से कई लोग शामिल पाए गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां यूपी के गाजीपुर से खबर सामने आई है, जहां गाजीपुर के जहांगीरपुर थाना अंतर्गत सड़क किनारे एक दिन पहले ही 17 साल के लड़के का शव गेहूं के खेत में मिला। इस दौरान इसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक सहित तमाम जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंच गए और हत्या के घटनाक्रम के बारे में तथ्य जुटाने की कोशिश की गई। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की मदद से 24 घंटे के अंदर ही इस हत्याकांड का खुलासा किया गया और आरोपी 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राहुल कुशवाहा और बल्ली पांडे काफी गहरे दोस्त थे और इसी दोस्ती के चलते बल्ली पांडे ने राहुल को 17,000 रुपए मदद की थी। उसके बाद वो एक बाइक चोरी करने के मामले में जेल चला गया। जेल में रहने के दौरान उसने किसी माध्यम से राहुल से मिलने और पैसे की मांग की, लेकिन राहुल ना ही पैसे दे पाया और ना ही खुद मिलने पहुंचा, जिसके बाद से ही बल्ली उससे नाराज हो गया और करीब होली से पहले ही जमानत करवाकर जेल से बाहर आया। घटना से पहले ही एक रात पहले उसने बल्ली पांडे और गोलू गुप्ता दोनों ने गांजा पिया और गांजा पीने के बाद राहुल कुशवाहा को फोन करके घर से बुलाया। इस दौरान पहले पास के पोखरे पर लेके गए और उसके बाद कुछ लोगों के होने की वजह से कुछ दूरी पर स्थित गेहूं के खेत में वो चले गए। उसी गेहूं के खेत में राहुल की हत्या की गई। बहरहाल पुलिस ने परिवार के द्वारा अंतिम आए हुए कॉल के आधार पर छानबीन शुरू की और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।